गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका एक बार फिर से अनुष्का एकेडमी यूट्यूब लाइव चैनल पर। दोस्तों, हमारी जो राजस्थान परिचय टॉपिक की क्लासें हुई थी, वो टॉपिक का जो टेस्ट है वो भी तैयार है और वो जल्दी ही मैं कल या परसों टेस्ट लेकर आपके सामने आऊँगा। आप अच्छे से तैयारी करें। नोट्स भी पूरे टॉपिक के मैंने अवेलेबल कराए हैं। आज जो इससे पहले की क्लास है वो भी आपको मिल जाएगी जल्दी ही। जी, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग। ओके, हाँ दोस्तों, जो आज हमारा टॉपिक रहेगा भौतिक प्रदेश। तो देखिए, परिचय टॉपिक जब हम पढ़ लेते हैं उसके बाद अपना जो टॉपिक बचता है वो है भौतिक प्रदेश, जो एक अहम टॉपिक है। तो दोस्तों, इस टॉपिक के बीच बीच में मैं जो एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है वो भी हम बात करेंगे। और आरपीएससी, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, यहाँ भौतिक प्रदेश से टॉपिक आना अनिवार्य ही रहता है। बहुत अच्छा टॉपिक। और यहाँ से टॉपिक एक जो क्वेश्चन होते हैं वो लेवल के आते हैं। यस, हाँ, रोज 6 PM पर ही क्लास होती है। ओके, तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में। भौतिक प्रदेश, देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि जो अपना हम भूगोल की क्लास अटेंड करेंगे वो 3 बेस पे अटेंड करेंगे। पहला तो होगा अपना कौन सा, मैप वाला। दूसरा पॉइंट होगा दोस्तों चार्ट के माध्यम से। और तीसरा जो पॉइंट होगा वो होगा प्रैक्टिकली। 3 प्रकार से हम भूगोल को पढ़ेंगे। अब यहाँ शब्द आया हमारा भौतिक प्रदेश। सबसे पहले शब्द कौन सा आया है, भौतिक प्रदेश। तो सबसे पहले हमें आना चाहिए कि भौतिक प्रदेश है क्या। देखिए, भौतिक प्रदेश के बारे में बात करें तो भौतिक प्रदेश शब्द को समझना है। जैसे कि हम बात करें पृथ्वी का ये स्थल मंडल है और इस स्थल मंडल पर पर्वत, पठार, नदियां, घाटियां, दर्रे, इन सब का अध्ययन करना ही भौतिक प्रदेश यानी कि भूगोल कहलाता है। दोस्तों, भौतिक शब्द से समझना है भूमि पर या स्थल मंडल पर पर्वत, पठार, दर्रे, नदियां, झीलें, ये सब भौतिक प्रदेश के पार्ट होते हैं। क्लियर दोस्तों? भौतिक प्रदेश में सबसे पहले हम बात करें, भौतिक प्रदेश जो दिया था या भौतिक भूगोल के जो अपने जनक हैं, दोस्तों ये याद रखना है, भौतिक भूगोल के जनक कौन है। यस, भौतिक भूगोल के जनक के बारे में बात करें, पोलिडोनियस। दोस्तों, भौतिक भूगोल के जनक हैं पोलिडोनियस। इन्हें भौतिक भूगोल का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? उस दिन भी हमने क्लास में बात कर ली थी भूगोल के जनक के बारे में। या भौतिक भूगोल के बारे में बात हो रही है। हम जैसे कि मानव भूगोल है, उसके फ्रेडरिक रेडल क्या है, जनक है मानव भूगोल के। ये भौतिक भूगोल की शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं दोस्तों। तो भौतिक भूगोल होता क्या है, पर्वत, पठार, दर्रे, नदियां और झीलों का किसी स्थल पर इन सब का अध्ययन करना क्या कहलाता है, भौतिक भूगोल कहलाता है दोस्तों। अब हम यहाँ बात करेंगे, सबसे पहला पॉइंट, भौतिक भूगोल के जनक कौन है, पोलिडोनियस है। क्लियर दोस्तों? यहाँ से आगे बात करते हैं, भौतिक भूगोल में या भौतिक प्रदेश में अध्ययन किसका करना होता है, किसी स्थल पर पर्वत, पठार, दर्रे, नदियां और झीलों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भौतिक भूगोल कहलाता है दोस्तों।
सबसे पहले बात करें, भौतिक भूगोल के जनक हो गए पोलिडोनियस एवं भौतिक प्रदेश शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? भौतिक प्रदेश शब्द दोस्तों सर्वप्रथम दिया था पैसार्गे। पैसार्गे एक भूगोलवेत्ता हुए थे, जर्मनी के थे। इन्होंने सर्वप्रथम भौतिक प्रदेश शब्द दिया था दोस्तों। ये भी हमें याद रखना है, दो व्यक्तियों को याद रखना है हमें, भौतिक भूगोल के जनक पोलिडोनियस और भौतिक प्रदेश शब्द देने वाले कौन थे? पैसार्गे थे। बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं दोस्तों कि सर भौतिक भूगोल पर, अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर पर्वत, पठार, दर्रे, इनका अध्ययन तो कर लेंगे लेकिन इनका निर्माण कैसे हुआ? बिल्कुल, ये भी हम बात करते हैं। देखिए, हमारी ये पृथ्वी, ये तो हो गया स्थल मंडल, क्लियर। और इस स्थल मंडल में हमें क्या करना है, यहाँ अपनी नीचे चट्टानें रहती हैं, सियाल, सीमा, निफे, सियाल, सीमा और निफे, ये चट्टानें अपनी रहती है, क्लियर। अब होता क्या है, हमारे यहाँ पर जो भूगर्भ में क्या होता है दोस्तों, ये लावा होता है अपने चट्टानों के नीचे। जब लावा होता है और ये लावा जब दरार के रूप में स्थल मंडल पर आता है, दरार के रूप में स्थल मंडल पर आता है, दरार बन जाती है, तो दोस्तों ये ज्वालामुखी का क्या ले लेता है? रूप। और ज्वालामुखी से निर्माण होता है किसका? पर्वत, पठार। जब वो लावा निकलता है और भी नीचे से क्या है, देखिए दोस्तों, ज्वालामुखी प्रतिक्रिया उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ज्वालामुखी से जब ये लावा के रूप में निकला तो निर्माण हुआ पर्वत, पठार, दर्रे, इनका, क्लियर। इन सब का निर्माण होना क्या है? तो इन सब का निर्माण होता है विवर्तनिकी। एक शब्द समझ लो दोस्तों, विवर्तनिकी क्या है? विवर्तनिकी जो है वो पृथ्वी की आंतरिक शक्ति द्वारा, पृथ्वी की जो अंदर की शक्ति है उसके द्वारा स्थल मंडल पर हुए प्रभावकारी परिवर्तन क्या कहलाते हैं दोस्तों? विवर्तनिकी कहलाते हैं। यस, विवर्तनिकी क्या कहलाता है? पृथ्वी के आंतरिक शक्ति द्वारा स्थल मंडल पर प्रभावकारी परिवर्तन, पर्वत बनना, पठार बनना, ज्वालामुखी, दर्रों का निर्माण, ये सब क्या कहलाता है? विवर्तनिकी कहलाता है दोस्तों। तो इस क्रिया से पर्वत, पठार, ज्वालामुखी, दर्रे और इनका निर्माण होता है, क्लियर दोस्तों? यस। अब यहां से आगे हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए ये ही पॉइंट समझना है, मैं भौतिक प्रदेश शब्द को ही बहुत क्लियर कर रहा हूं यहां पर, ओके। देखिए, भौतिक प्रदेश के जनक अपने कंप्लीट हैं। भौतिक प्रदेश शब्द ध्यान रखना, भौतिक भूगोल के जनक है पोलिडोनियस। भौतिक प्रदेश शब्द किसने दिया? पैसार्गे ने दिया था दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं। यहाँ से इस शब्द को समझ के रखना है, आगे हमें काम आएगा, हम जब जलवायु पढ़ेंगे या फिर इनके बारे में बात करेंगे। यहाँ से संबंधित किसी का कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। यस, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो? आवाज गूंज रही है, ओके। टेक्निकल इशू आ रहे हैं जो ठीक किए जा रहे हैं जल्दी, ओके। हाँ दोस्तों, चट्टानों का नाम रिपीट कीजिए। ये सियाल, सीमा और निफे। विवर्तनिकी, देखिए विवर्तनिकी क्या है, इसको मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं। विवर्तनिकी कहलाता है
पृथ्वी की आंतरिक शक्ति द्वारा स्थल मंडल पर हुए प्रभावकारी परिवर्तन, जब पृथ्वी के अंदर से वो लावा या तो ज्वालामुखी के रूप में आता है, और ज्वालामुखी जब देखिए, ज्वालामुखी ऐसे नहीं है कि आज ही किसी स्थान पर बने और आज ही फट गए। ज्वालामुखी बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, बहुत लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे कि अभी अपने 2005 में एक ज्वालामुखी फटा था, जो आज तक निरंतर लावा निकल रहा है उससे। क्लियर? तो विवर्तनिकी क्या है? पृथ्वी की आंतरिक शक्ति द्वारा स्थल मंडल पर हुए प्रभावकारी परिवर्तन विवर्तनिकी कहलाते हैं। क्लियर? यस। मानव भूगोल के जनक थे फ्रेडरिक रैटनेर। मानव भूगोल के जनक थे दीपिका। यस, ओके। यहां से आगे चलते हैं हम। तो दोस्तों, भौतिक प्रदेश शब्द को हम आगे बढ़ाते हैं। यस, 2005 वाला, हाँ, वेरनदीप 2005 में सक्रिय हुआ है और अभी तक उससे निरंतर लावा निकल रहा है। बिल्कुल राइट। यस, देखिए, मानव भूगोल के जनक मैंने बता ही दिए हैं अपने फ्रेडरिक रैटनेर और रैटजेल। ठीक है, भौतिक भूगोल के जनक है वो हैं अपने भौतिक भूगोल के जनक जो पोलिडोनियस बता ही दिए, आपको क्लियर कर दिया। आपको ये सब क्लियर है ना? मैंने बता दिया भूगोल का जनक। 1 मिनट में आपको पूरा बता देता हूं। यहां से देखिए, हम बात करते हैं जी दोस्तों, जियोग्राफी। ठीक है, एक बार मैं पुनः सारे वैज्ञानिकों के बारे में बता देता हूं, जिससे क्या है कि आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलता मानव भूगोल का जनक कौन है या क्लियर। तो देखिए, जियोग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों हम। जियोग्राफी शब्द है जो ग्रीक भाषा का यूनानी शब्द है। पहले ये क्लियर कर देता हूं मैं, ग्रीक भाषा का कौन सा शब्द है? यूनानी शब्द है दोस्तों। और जियोग्राफी के बारे में अगर यहां से हम बात करें, जियोग्राफी पर सर्वप्रथम जो अध्ययन करने वाले लोग थे वो थे यूनानी और रोमन लोग थे दोस्तों। क्लियर? यूनानी और रोमन लोग थे जियोग्राफी का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले। यहां से बात करें, पहले व्यक्ति का नाम आता है हिकेटियस। क्लियर दोस्तों? हिकेटियस की पुस्तक का नाम था जस पीरियोड्स। इनकी पुस्तक का नाम था जस पीरियोड्स। क्लियर? और इन्हें कहा जाता है भूगोल का जनक। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, हिकेटियस, जस पीरियोड्स, इन्हें कहा जाता है क्या? भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं दोस्तों अपने एरेटोस्थनीज। एरेटोस्थनीज, इनकी पुस्तक थी दोस्तों जियोग्राफिका। जियोग्राफ का शब्द किसकी पुस्तक थी? एरेटोस्थनीज की। और एरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। किसका कहा जाता है? व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है एरेटोस्थनीज को। क्लियर? तीसरे नंबर पर है बेहम अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। पूरा नाम बेहम अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। दोस्तों, इनकी पुस्तक का नाम था कॉस्मोस।
और इन्हें कहा जाता है आधुनिक भूगोल का जनक। आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है किसे? बेहम अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। यहां से हम आगे बात करें, ये वही अलेक्जेंडर हम्बोल्ट हैं जिन्होंने सर्वप्रथम क्लाइमेट सिद्धांत दिया था। पहले व्यक्ति जिन्होंने जलवायु का सिद्धांत दिया था वो कौन थे? बेहम अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इन्हें भी हमें याद रखना है दोस्तों। तो ये थे। फिर यहां से हम बात करें भाई कि भूगोल जो जियोग्राफी है इसे दो भागों में, जैसे कि हम बात करते हैं, इसे दो भागों में बांटा गया है। एक तो है मानव भूगोल और एक है भौतिक भूगोल। दोस्तों मानव भूगोल जो है इसके जनक थे फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल ये हो गए मानव भूगोल के जनक। और भौतिक भूगोल के जो जनक थे अपने पॉलीडोनियस। क्लियर दोस्तों? ये भौतिक भूगोल के क्या हो गए थे? जनक हो गए थे। यहां से हम आगे बात करें कि सर जियो का अर्थ, जैसे जियो का अर्थ होता है ग्लोब। अब यही भूगोल में और पॉइंट जोड़े, सर्वप्रथम ग्लोब का आविष्कार करने वाले व्यक्ति कौन थे? बात आ रही है दोस्तों, ग्लोब का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन बेहम ने किया था। ध्यान रखना, मार्टिन बेहम, इन्होंने सर्वप्रथम ग्लोब बनाया था। जो दोस्तों ये वाला, ये जो ग्लोब है इसका निर्माण किसने किया था? मार्टिन बेहम ने किया था सर्वप्रथम। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं। मार्टिन बेहम के बाद सबसे पहले विश्व का मानचित्र बनाने वाले कौन थे? अनेक्जीमेंडर। विश्व का मानचित्र किसके द्वारा बनाएगा? अनेक्जीमेंडर के द्वारा बनाया गया था दोस्तों। क्लियर? यहां से हम आगे बात करते हैं। ये नॉर्मली क्या था? जियोग्राफी का परिचय था दोस्तों। क्लियर? इससे संबंधित अब आपको कोई भी फैक्ट पूछना है तो आप पूछ सकते हो। आप क्या है बार में बीच भी बार बार पूछते हो कि सर मानव भूगोल का जनक कौन है, भौतिक भूगोल। यहाँ मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। और भी आगे आपको पूछना है जैसे कि सांस्कृतिक भूगोल का जनक कौन है, या फिर अपने भूगणितीय भूगोल का जनक कौन है। लेकिन हमारी ये जो क्लियर, ये जो फैक्ट है वो बहुत होता है हमारी किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों। तो आप यहाँ से कोई भी प्रश्न आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो। यस, ये मैंने जियोग्राफी का थोड़ा सा परिचय दिया है, बता दिया कौन किसका जनक है। यहाँ से और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। मानचित्र के जनक का नाम, यस, विश्व का मानचित्र बनाने वाले थे अनेक्जीमेंडर। अनेक्जीमेंडर था। यस, एटलस, बिल्कुल राइट। सर्वप्रथम एटलस का जो निर्माण किया था विश्व के मानचित्र का अनेक्जीमेंडर ने किया था। यस, आगे चलते हैं दोस्तों। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। देखिए भूगोल में जैसे कि हम बात करें, प्रादेशिक भूगोल के अलग हैं, हर्बर्टसन है, कार्ल ओ सावर हैं जिन्होंने सांस्कृतिक भूगोल का जनक कहा जाता है, या गणितीय भूगोल का थेल्स एनर्जी है। तो दोस्तों ये हम आगे बहुत ज्यादा अपना जब सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ग्रेड वगैरह तो वहां बात करते हैं हम ऐसे क्वेश्चनों के बारे में। हमें यहाँ से ही किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। यस, ट्रिक नहीं होती है, इन चीजों की ट्रिक नहीं होती। आप तो इनके जनकों की ट्रिक रखेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। यहां से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न, सब क्लियर है? यस, ओके, यहां से हम आगे चलते हैं।
अपने भौतिक भूगोल पे ही आ जाते हैं, जो हम सब टॉपिक पढ़ रहे हैं राजस्थान का भौतिक प्रदेश दोस्तों। यहां से हमें समझना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। देखिए सबसे पहले हम बात करें भौतिक भूगोल के बारे में। भौतिक प्रदेश, दोस्तों भौतिक शब्द का आपको अर्थ पता चल ही गया है। भौतिक क्या होता है या भौतिक भूगोल किसे कहते हैं? किसी स्थल मंडल पर पठार, पर्वत, नदियां, झीलें, दर्रे सभी का अध्ययन करना भौतिक प्रदेश कहलाता है। और भौतिक प्रदेश के जो जनक थे वो पोलिडोनियस थे। क्लियर दोस्तों? यहां से हम आगे बात करते हैं। भौतिक प्रदेश शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? तो पैसार्गे थे, इनके द्वारा भौतिक प्रदेश शब्द दिया गया था दोस्तों। ये भी याद रखना, विश्व में सर्वप्रथम भौतिक प्रदेश शब्द जो दिया गया था वो पैसार्गे के द्वारा दिया गया था। क्लियर? अब यहां से हम आगे बात करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में दोस्तों। यहां से ये सेशन हमें बिल्कुल डीपली पढ़ना और एक अच्छे लेवल का लेकर पढ़ेंगे तो ही हमारा ये प्रश्न क्लियर होगा। क्योंकि यहां से प्रश्न मैं चाहता हूं कि भौतिक प्रदेश शब्द हम बहुत मानव भूगोल के बारे में जो है, देखिए भौतिक भूगोल का मैंने बता ही दिया है। और मानव भूगोल में अध्ययन करते हैं मानव जनसंख्या आंकड़े, डेमोक्रेसी का अध्ययन करते हैं या अपने इकोनॉमी का अध्ययन करते हैं, जैसे कि उद्योग धंधे हैं, डेमोक्रेसी, जनसंख्या है, ये मानव भूगोल कहलाता है। और मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेडजेल थे। क्लियर? यस, डिंपल सेन। ओके, यहां से हम आगे चलते हैं दोस्तों। भौतिक प्रदेश शब्द हो गया। राजस्थान के संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। तो यहां से अपना राजस्थान के संदर्भ में हम बात करें दोस्तों, तो राजस्थान के संदर्भ में सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे प्रोफेसर वीसी मिश्रा। प्रोफेसर वीसी मिश्रा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान के भूगोल के बारे में अध्ययन किया, और या जिन्होंने, इनका सन था 1968 और इनकी पुस्तक थी राजस्थान का भूगोल, जो नेशनल बुक ट्रस्ट दिल्ली के द्वारा प्रकाशित की गई थी दोस्तों। इनकी एक बुक थी जो नेशनल ट्रस्ट दिल्ली के द्वारा क्या की गई थी? प्रकाशित की गई थी 1968 में दोस्तों। भौतिक प्रदेश का अध्ययन प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने कहा, और इन्होंने कहा था कि राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था दोस्तों। किसने? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। और हमें 7 भौतिक प्रदेशों के नाम आने चाहिए। तो 7 भौतिक प्रदेश थे दोस्तों हमारे, कौन कौन से, इनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, या हम शुष्क प्रदेश कह सकते हैं, अर्ध शुष्क प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, और पूर्वी कृषि औद्योगिक, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। नेक्स्ट है दोस्तों चंबल बीहड़ प्रदेश, नहरी सिंचित क्षेत्र, नहरी सिंचित क्षेत्र, और एक है अपना दक्षिण पूर्वी कृषि या दक्षिण पूर्वी प्रदेश। दोस्तों ये प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा बांटा गया था। बुक का नाम था इनकी का राजस्थान का भूगोल। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं प्रोफेसर वीसी मिश्रा के बाद दोस्तों कौन थे जिन्होंने राजस्थान की भूगोल का अध्ययन किया था दूसरी बार? वो थे एस.के. सेन। इनका भी नाम याद रखना है, एस.के. सेन, जिन्होंने प्रोफेसर वीसी मिश्रा के बाद राजस्थान के भूगोल या भौतिक प्रदेश शब्दों का क्या किया था? भौतिक प्रदेश का अध्ययन किया था दोस्तों। और प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान के 3 भागों में विभाजित किया था। कितने भागों में विभाजित किया था? 3 भागों में विभाजित किया था। इसके बाद दोस्तों डॉक्टर रामलोचन
जो 1971 में थे, इन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का क्या किया था, अध्ययन किया था दोस्तों। और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन किया इन्होंने 2 भाग 4 उपभाग, ध्यान से देखना, 2 भाग 4 उपभाग और दोस्तों 12 लघु प्रदेशों में राजस्थान को विभाजित किया था। किसने? डॉक्टर रामलोचन ने। RL लोचन भी बोलते हैं इन्हें, बिल्कुल क्लियर। हाँ, भारत के 6 हैं और भारत के 5 भी हैं। फिर हम भारत में इंडिया जियोग्राफी में बात करेंगे इन मैटर पर, क्लियर। SK सेन, डॉक्टर रामलोचन, पहला व्यक्ति प्रोफेसर VC मिश्रा, दूसरा SK सेन, तीसरा रामलोचन। अब बात करते हैं दोस्तों, वर्तमान में जो अपन पढ़ते हैं वो 4 भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं और वो कौन थे, तो देखिए दोस्तों, प्रोफेसर AK तिवारी और HM सक्सेना। AK तिवारी और HM सक्सेना ने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया है। और वर्तमान में राजस्थान को कितने प्रदेशों में विभक्त किया गया है? 4 भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया गया है दोस्तों। तो यहां से हम बात करने वाले हैं, देखिए पहला पॉइंट है, ये परिचय दिया था मैंने, जो अध्ययन करने वाले थे इससे संबंधित यहां से हम बात कर चुके हैं। भौतिक, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं पूरा। भौतिक प्रदेश शब्द सर्वप्रथम पेसार्गे ने दिया था। भौतिक भूगोल के जनक जो हैं पोलिडोनियस हैं अपने। और भौतिक भूगोल होता क्या है, किसी स्थल मंडल पर पर्वत, पठार, नदियां, झीलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? भौतिक भूगोल कहलाता है। भौतिक प्रदेश शब्द के, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में सर्वप्रथम प्रोफेसर BC मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल पुस्तक जो 1963 नेशनल बुक ट्रस्ट दिल्ली से प्रकाशित हुई थी, इसमें इन्होंने 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था राजस्थान को। और 7 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं? पश्चिमी शुष्क, अर्ध शुष्क, अरावली, पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र, चंबल बीहड़, नहरी सिंचित और दक्षिण पूर्वी कृषि क्षेत्र दोस्तों, क्लियर। इसके बाद दूसरे नंबर पर SK सेन होते हैं, जिन्होंने 3 भागों में बांटा था राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को। तीसरे नंबर पर डॉक्टर रामलोचन 1971 में, इन्होंने 2 भाग 4 उपभाग 12 लघु प्रदेशों में राजस्थान को बांटा था दोस्तों। यहां से हम बात करें चौथे नंबर पर जो है अपने AK तिवारी और HM सक्सेना, इन्होंने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में क्या किया था दोस्तों? विभक्त किया था, क्लियर। यहां से आगे हम चलते हैं दोस्तों, इससे संबंधित क्लियर है अपना। अब बात करते हैं दोस्तों, हमें जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमें पूछ लिया जाता है, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का निर्माण किस काल में हुआ दोस्तों? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का निर्माण कौन से काल में हुआ था, हम ये फैक्ट भी जानने वाले। देखिए, जब दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का जो निर्माण है, इसके मैं यहाँ ऑप्शन के लिए दे रहा हूं आपके लिए। काल पूछा गया है, पहला ऑप्शन है प्लीस्टोसीन काल, दूसरा है प्री कैम्ब्रियन काल, तीसरा ऑप्शन है क्रीटेशियस काल और चौथा ऑप्शन है दोस्तों अपना जूरासिक काल या जूरेसिक काल।
यस, आंसर दीजिएगा। आयुष जोशी, 3 आंसर बिल्कुल राइट है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं हमें। ग्रीस अमेटा जी, आंसर है इसका क्रीटेशियस युग में इसका निर्माण हुआ था। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले, पहले अपना पूरा अध्याय कंप्लीट करेंगे, फिर इसी प्रकार के क्वेश्चनों के बारे में भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। बिल्कुल, हाँ दोस्तों, तो यहां से आगे चलते हैं हम। हाँ दोस्तों, आपको एक सूचना और देनी थी। सूचना यह है कि अपना अनुष्का यूट्यूब लाइव चैनल है और इस चैनल पर सभी सब्जेक्टों की क्लासें 9 बजे से और शाम को 8 बजे तक चलती है। सारे सब्जेक्ट अपने इंडियन जियोग्राफी सब कुछ चलता है, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, सारे सब्जेक्ट चलते हैं। आप चाहो तो इस चैनल पर सारी क्लासें अटेंड कर सकते हो। क्लियर? हम दोस्तों यहां से आगे लेके चलते हैं अपने पॉइंट को भौतिक प्रदेश से, कि जो अपने 4 भौतिक प्रदेश हैं वर्तमान में। कितने भौतिक प्रदेश है दोस्तों? 4 भौतिक प्रदेशों के बारे में हम जानेंगे यहां से, और हम ये भी जानेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने को आजकल अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड एग्जाम या अपने आरपीएससी एग्जामों में देखने को मिलते हैं। दोस्तों अपने 4 प्रकार के जो क्वेश्चन हैं, जैसे कि हमें पता है, एक है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरे का नाम है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरे का नाम है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथे का नाम है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। क्लियर दोस्तों? वर्तमान की। अब यहां से सबसे पहले हमें यस ये भी बता रहा हूं मैं क्रीटेशियस कैसे है। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दोस्तों देखिए, इन चारों की उत्पत्ति के बारे में पता होना चाहिए, एक तो काल के बारे में पता होना चाहिए, और एक पता होना चाहिए कितना क्षेत्रफल है। ये सारी चर्चा हम आगे करते हैं। क्लियर? मैं एक चार्ट बना रहा हूं जिससे आपको आसानी रहेगी देखने में और याद करने में। क्लियर दोस्तों? यहां से अब देखिए, कालों के बारे में बात की है भैया ने, वो भी मैं क्लियर बता देता हूं आपको। हुआ क्या था अपनी पृथ्वी पर, अपनी पृथ्वी पर मैंने बताया था कि एक विशाल भूखंड हुआ करता था, और इस भूखंड का नाम था पेंजिया। और पेंजिया के चारों ओर एक सागर था जिसका नाम था पेंथालासा। पेंथालासा था। हम यहां से आगे बात करते हैं। ये सूर्य और चंद्र के गुरुत्वाकर्षण के कारण या फिर अपने पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये खंड 2 भागों में विभक्त हुआ था। और दोस्तों 2 भाग कौन कौन से थे अपने, उनके बारे में हम बात करें तो उत्तरी भाग था अपना अंगारालैंड, अंगारालैंड, और दोस्तों ये भाग था अपना गोंडवाना लैंड। जब ये 2 विभक्त हुए थे तो यहां से हम बात करते हैं दोस्तों, इनके मध्य जो निर्माण हुआ वो हुआ पेंथालासा, वो तैथिस सागर का। दोस्तों क्लियर? तैथिस सागर का निर्माण हो गया। फिर आते अपने वेगनर महोदय, वेगनर जो जर्मनी के मौसमविद थे, वेगनर जिन्होंने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था दोस्तों। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था और इन्होंने कहा था कि ये दोनों खंड तैरते तैरते आपस में टकरा गए, जिसके कारण पृथ्वी पर 7 विशाल भूखंडों का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था।
ये अपना ग्लोब, और इस ग्लोब पर 7 जो भूखंड बने 7 महाद्वीप कहलाए दोस्तों, और 7 जो महाद्वीप बने उनके प्रत्युत्तर में अपने पृथ्वी पर 7 महाद्वीप एवं महासागरों का क्या हुआ था दोस्तों, निर्माण हुआ था। और इनके मध्य जल भर जाने से दोस्तों महासागरों का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। अब अभी स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन किया था कि 33 सागर, बिल्कुल अभी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि सर ये क्या होता है जुरासिक काल, ट्रियासिक काल। अब देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ आपको ये होता क्या है। ये जो प्रतिक्रिया चल रही है जैसे कि हमारे इतिहास में होता है प्राग ऐतिहासिक काल, सभ्यता और संस्कृति का वह युग जिसके कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिले हो। फिर है अपना आद्य ऐतिहासिक काल, सभ्यता और संस्कृति का वह युग जिसके लिखित प्रमाण मिले हैं लेकिन जो अपठनीय है। फिर है अपना इतिहास, सभ्यता और संस्कृति का वह युग जिसके लिखित एवं क्रमबद्ध प्रमाण मिले हैं। ऐसे ही दोस्तों ये इतिहास के काल थे, ऐसे ही भूगोल के काल है जैसे कि आदि महाजीवी कल्प। तो कल्प क्या होता है, कल्प होता है दोस्तों उपकाल, या हम कह सकते हैं उपखंड। क्लियर, काल खंड होता है, कल्प सबसे बड़ा होता है काल, फिर होता है काल खंड यानी कि उसका टुकड़ा। अब काल जैसे कि जुरासिक काल, जुरासिक आपने दोस्तों हॉलीवुड एक मूवी देखी होगी जिसमें डायनासोरों की मूवी है वो, तो जुरासिक काल, जब जुरासिक समय हुआ करता था तो पृथ्वी पर क्या पाए जाते थे, डायनासोर पाए जाते थे दोस्तों। जब डायनासोर पृथ्वी पर थे तो वो काल कौन सा कहलाया, जुरासिक काल। क्लियर, ऐसे ही दोस्तों पृथ्वी के निर्माण का जो काल है, जुरासिक काल, क्रीटेशियस काल, प्री कैम्ब्रियन युग और अपना ट्रियासिक काल, ये सब काल कहलाते हैं। क्लियर, और कालखंड, कालखंड क्या होते हैं, एंजोइक महाकल्प, मेसोइक महाकल्प और नियोसोइक महाकल्प, ये क्या होते हैं, कालखंड होते हैं। इनके बारे में मैं आगे आपको बताने वाला हूं दोस्तों। इस प्रकार निर्माण हो गया पृथ्वी पर 7 विशाल भूखंडों का, उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका। क्लियर दोस्तों, आगे मैंने ये थ्योरी आपने क्लियर ही है। मेसोजोइक, क्लियर, ये हम मेसोजोइक है कालखंड का उदाहरण, और टर्शियरी महाकल्प कालखंड का उदाहरण है। क्लियर, तो दोस्तों ये मैंने आपको बता ही दिया कि कौन सा किसका अवशेष है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और मध्य एशिया, ये किसका अवशेष है अपने सब, ये अवशेष है अंगारा लैंड के। क्लियर दोस्तों, जबकि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड के। और जो दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत वाला भाग है अपने भारत का, वो है गोंडवाना लैंड का अवशेष। ये फैक्ट अपना क्लियर है। यहां से हम बात करेंगे भारत के संदर्भ में। तो दोस्तों ये गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड हो गया। अब यहीं से समझ लो आप 33 सागर का अवशेष कौन होगा पूरी पृथ्वी पर। तो यस, 33 सागर का जो अवशेष होगा वो पूरी पृथ्वी पर मरुस्थल सब जगह 33 सागर का क्या होगा, अवशेष होगा। मरुस्थल और मैदान सिर्फ किसके अवशेष होंगे दोस्तों, 33 सागर के अवशेष होंगे। ये पॉइंट याद रख लो आप, मरुस्थल पूरी पृथ्वी पर किसका अवशेष है, 33 सागर का। दूसरा फैक्ट एक और याद रखना है, सभी महाद्वीपों के पश्चिम में देख लो, ये उत्तरी अमेरिका, ये पश्चिमी भाग, यूरोप पश्चिमी भाग, एशिया का पश्चिमी भाग, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी भाग, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, मतलब इन सब महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर ही क्या हुआ है, मरुस्थलों का निर्माण हुआ है। कोई बता सकता है मुझे कि इनके पश्चिम भाग की मरुस्थल पर क्यों निर्माण हुआ है?
यस, कोई बता सकता है इनके पश्चिम भाग पर ही निर्माण क्यों हुआ है मरुस्थलों का पूरे वर्ल्ड में? मरुस्थल का निर्माण कौन से काल में हुआ है? तो प्लीस्टोसीन काल हम बात करेंगे आगे। यस दोस्तों, सभी महाद्वीपों के पश्चिम तटों पर मरुस्थलों का देख लो। एशिया को उदाहरण के तौर पे ले लो आप। एशिया महाद्वीप में पश्चिम क्षेत्र में ही अपनी अरब कंट्रीज हैं, अपना पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, या भारत को ले लीजिएगा आप, वहां भी क्या है? यस, 33 सागर होने की वजह मैंने बता दिया, सूर्य और चंद्र के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये दोनों दो खंडों में विभक्त हुआ पेंजिया, और दोनों खंडों के मध्य निर्माण हो गया किसका? 33 सागर का। यस, ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम ये अपनी थ्योरी थी, यहां से हमें दो ही शब्द याद रखने हैं। अगर भारत के संदर्भ में कहा जाए कि मरुस्थल और मैदान, तो आंसर देना है 33 सागर, चाहे वो कुछ भी पूछे। और भारत के संदर्भ में कहा जाए पर्वत, पठार या पत्थर से संबंधित पूछा जाए, तो आंसर देना है गोंडवाना लैंड। इस प्रकार आपके 33 सागर और गोंडवाना लैंड के अवशेष ही भारत में पाए जाते हैं, और कहीं भी अंगारा लैंड के अवशेष भारत में कहीं नहीं पाए जाते हैं। क्लियर दोस्तों? अब यहां से हम बात करते हैं, यह सारे जो अपने फैक्ट हैं वो क्लियर होने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं अभी। देखिए, मैंने कहा कि काल क्या होते हैं, तो काल होते हैं प्रीकेम्बियन काल अपने, और महाकल्प क्या होते हैं, जैसे कि सेनजोइक, नियोजोइक और अपना एनजोइक, ये महाकल्प होते हैं। ठीक है, काल से छोटा भाग होता है महाकल्प का। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ सबसे पहले हम बात करें कि सबसे पहले हमारे भौतिक प्रदेश है 4। मैं यहाँ क्रम से लिख रहा हूँ दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर ही क्रम से लिख रहा हूँ इन सब भौतिक प्रदेशों को। बिल्कुल एक एक फैक्ट क्लियर करने वाला हूं मैं यहाँ। पहला है अरावली पर्वतीय प्रदेश। उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले राजस्थान में कौन से भौतिक प्रदेश का उत्पत्ति हुई? तो वो है कौन सा? अरावली पर्वतीय प्रदेश। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर जो उत्पत्ति हुई थी दोस्तों, अपने दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की क्या हुई थी दोस्तों? उत्पत्ति हुई थी। तीसरे नंबर पर हम बात करें तो पूर्वी मैदानी प्रदेश की क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी। और चौथे नंबर पर हम दोस्तों बात करें तो यहां से उत्पत्ति हुई थी किसकी? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की। तो पहला एक क्वेश्चन तो ये याद रखना है कि राजस्थान में सर्वप्रथम मरुस्थल का निर्माण पश्चिम में ही क्यों हुआ? मरुस्थल का निर्माण पश्चिम में इसलिए हुआ क्योंकि जो अपनी घूर्णन गति है वो पश्चिम से पूर्व है, जिसके कारण अपनी जो समुद्रीय जल है वो सूखने लगा, और देख लीजिए आप पश्चिम से वो घटने लगा। तो इसके कारण क्या हुआ था? मरुस्थल का निर्माण पश्चिम में हुआ था। क्लियर प्रकाश जी? यस, अरावली पर्वतीय प्रदेश सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ। इसके बाद बात करें दूसरे नंबर पर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का क्या हुआ था दोस्तों? निर्माण। तीसरे पर पूर्वी मैदान और चौथे पर पश्चिम मरुस्थल। ये भी याद रखना है, क्रम भी पूछ लेता है हमसे। क्लियर? अब यहां से बात करते हैं उत्पत्ति का काल, मतलब उत्पत्ति किससे हुई है। क्लियर दोस्तों? ये मैं एक एक फैक्ट आपका क्लियर कर रहा हूं। देखिए, अरावली पर्वतीय प्रदेश उत्पन्न हुआ है किससे? गोंडवाना लैंड से। क्लियर? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश किससे उत्पन्न हुआ है? गोंडवाना लैंड। क्लियर दोस्तों? पूर्वी मैदानी प्रदेश उत्पन्न तो हुआ था, लेकिन इसका निर्माण हुआ था और कैसे हुआ? गंगा यमुना नदियों के निक्षेप होता है, भाकल लाई गई मृदा से क्या हुआ था? इसका निर्माण हुआ था। और पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण हुआ था 33 सागर से। तो दोस्तों ये क्लियर है अपना फैक्ट? क्लियर? जब गंगा
क्लियर। जब गंगा यमुना नदी ऑप्शन में नहीं होती है तो आप अपन क्या कर सकते हैं, तैतीस सागर आंसर दे सकते हैं दोस्तों। यहां से उत्पत्ति का अपने ये हो जाएगा अवशेष, ये किसका अवशेष है, ये ध्यान रखना है। तो ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है, अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश गोंडवाना लैंड, पूर्वी मैदानी प्रदेश गंगा यमुना नदियों की मृदा से, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण हुआ था दोस्तों तैतीस सागर से। क्लियर। अब यहां से हम बात करते हैं कि सर कौन से काल में इनका निर्माण हुआ था। बिल्कुल, कालों के बारे में भी जान लेते हैं हम, कौन सी काल में निर्माण हुआ था। क्लियर दोस्तों। तो देखिए पहला है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तो कौन से काल में, प्री कैम्बियन काल में। क्लियर। दूसरा है अपना दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, तो इसका हुआ था क्रीटेशियस युग में, क्रीटेशियस युग में हुआ था, एक काल ही है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश, तो दोस्तों इसका हुआ था प्लीस्टोसीन युग में, और इसका भी निर्माण इसमें हुआ था प्लीस्टोसीन युग में। क्लियर। ये हो गए दोस्तों क्या काल, कौन सी काल में किसकी उत्पत्ति हुई। यहां से अगला फैक्ट लेके चलते हैं दोस्तों, कौन से कालखंड में, ये भी हमें याद रखना है दोस्तों। ये फैक्ट अपने बहुत काम आने वाले हैं। अवशेष हो गया काल, अरावली पर्वतीय प्रदेश, गोंडवाना लैंड का अवशेष प्री कैम्बियन। अब बात करते हैं कौन से महाकल्प, कालखंड का दूसरा नाम होता है दोस्तों महाकल्प, महाकल्प, और इससे कह सकते हैं हम कालखंड, समय का खंड, एक युग है और ये क्या है उसका खंड है। क्लियर दोस्तों। यहां से प्री कैम्बियन काल में जब अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति हुई तो कौन से महाकल्प में हुई थी, तो हुई थी एंजोइक महाकल्प में, एंजोइक महाकल्प में। क्लियर दोस्तों। यहां से दूसरा है कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति मेसोजोइक महाकल्प में। क्लियर। पूर्वी मैदानी जो प्रदेश की उत्पत्ति हुई थी वो कौन से कालखंड में हुई थी, नियोजोइक कालखंड में। क्लियर। और जबकि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति हुई, इसका भी कालखंड सेम है दोस्तों, नियोजोइक कालखंड। क्लियर। ये महाकल्प है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अरावली पर्वतीय प्रदेश, किस अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति कौन से महाकल्प में हुई, तो एंजोइक महाकल्प में। क्लियर। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति कौन से महाकल्प में हुई, मेसोजोइक महाकल्प में। क्लियर दोस्तों। ये अपना क्लियर है। यहाँ से हम बात करते हैं फिर अगले पॉइंट पर, इनकी क्षेत्रफल और जनसंख्या के बारे में। यस, यहां से मैं जोड़ देता हूं क्षेत्रफल जनसंख्या। दोस्तों अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये अपना याद रखना है। आगे मैं क्षेत्रफल और जनसंख्या के बारे में भी आपको बता दूंगा, इनके में एक एक को पढ़ेंगे हम। तो दोस्तों यहाँ से हमें उत्पत्ति के आधार पर 4 नाम होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्रम पूछ लेता है हमें एग्जामों में। यस पवन सर, मरुस्थल का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ या कार्बोनिफेरस काल में। यस युग है ये मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ। मरुस्थल टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो इस चीज की। क्लियर। यस ओके दोस्तों, या इससे संबंधित कोई भी फैक्ट आप पूछ सकते हो। अब मैं पहला राजस्थान के भौतिक प्रदेश में पहले भौतिक प्रदेश के बारे में बात करने जा रहा हूं, और वही प्रदेश में स्टार्ट करने वाला हूं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। क्लियर दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में, जो आपका पॉइंट क्लियर होगा। ये आपको याद रखना है दोस्तों, काल, महाकल्प, अवशेष, क्योंकि कहीं हद तक पूछा जाता है, और भारत के संदर्भ में तो आप ये भी याद रख सकते हो सीधा सीधा। क्लियर। मरुस्थल मैदान पूछ ले तो किसका अवशेष है, तैतीस सागर का।
ठीक है। और पर्वत पठार पूछे तो किसका अवशेष है? आंसर देना हमें गोंडवाना। अब कहीं से भी पूछ लो। भारत का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश किसका अवशेष है? तो गोंडवाना लैंड का। राजस्थान का पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश किसका अवशेष है? तैतीस सागर का। क्लियर दोस्तों? तो ऐसे पॉइंट भी हम क्लियर कर सकते हैं। यस, अब हम यहां से आगे चलते हैं और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को एक एक करके हम क्लियर करते हैं। यस, तो दोस्तों पहला भौतिक प्रदेश है अपना, और इस भौतिक प्रदेश के संदर्भ में हम बात करने वाले हैं पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। और पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के संदर्भ में हम यहाँ बात करेंगे अब एक एक अपने भौतिक प्रदेश के बारे में देखिए। सबसे पहला फैक्ट है अपना पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में यहाँ से हम बात करें तो सबसे पहला फैक्ट जानेंगे उत्पत्ति के बारे में। उत्पत्ति कैसे हुई पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की? देखिए, बात करें दो काल हुए थे, ट्रियासिक और जूरासिक काल। ट्रियासिक, जूरासिक काल। ट्रियासिक और जूरासिक काल में दोस्तों यहां पर तैथिस सागर हुआ करता था। तो मतलब क्या हुआ इसका कि ट्रियासिक और जूरासिक काल में इस प्रदेश पर तैथिस सागर था, यानी कि ट्रियासिक जूरासिक काल में पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश जो है वो तैथिस सागर के क्या था? नीचे था। देखिए, दिनेश काल और महाकाल अलग से एक टॉपिक है, भूतत्व, वो मैं आपको कराऊंगा। वहां पर काल, प्रीकेम्बियन काल, तैथिस सागर, ट्रियासिक काल, जूरासिक काल सबके बारे में आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों हम उत्पत्ति के बारे में जान रहे थे। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति कैसे हुई? ट्रियासिक जूरासिक काल में पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश तैथिस सागर के क्या था? नीचे था। और तैथिस सागर के नीचे था तब प्लीस्टोसीन युग में, याद रखना है, प्लीस्टोसीन युग में तैथिस सागर के सूख जाने के कारण, तैथिस सागर के सूख जाने के कारण, अब तैथिस सागर सूख गया दोस्तों। तो जब तैथिस सागर सूखा तो भाई कॉमन सी बात है कि मरुस्थल की जब कहीं से समुद्र सूखा है तो वनस्पति तो होगी। क्लियर? जब वनस्पति होगी तो यह मरुस्थल कैसे बना? तो प्लस करना है सब में, एक कारण तो फिक्स रहता है दोस्तों। भाई पर्यावरण को क्षति पहुंचाने में कौन सा कारण है? जनसंख्या वृद्धि। मरुस्थल का निर्माण, जनसंख्या वृद्धि, ये तो फिक्स है। डेमोक्रेसी, जनसंख्या वृद्धि होने के कारण हर जगह ये पॉइंट लगता है, जब वो जियोग्राफिकल हो चाहे कल्चर हो, धरोहरों का क्षरण होना, डेमोक्रेसी, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है दोस्तों? तो मानवीय क्रियाओं के द्वारा किसका निर्माण हुआ? पश्चिम मरुस्थल का। एक बार मैं फिर से रिपीट